Okay, let's go for क्वेश्चन नंबर 19। मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि आपके पास पीडीएफ या बुक है, बुक में पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year, and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of first case is 1800, second case is 2000. ओके, क्या बात की है यहाँ पे ये बात की है कि आप कोई एक फंड है, ठीक है, उनके पास ₹30,000 है, उसको दो पोर्शन में डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर कोई फंड के पास ₹30,000 है, उसको दो बॉन्ड में हमें डिवाइड करना है, तो पता है ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ है काफी टाइम। सपोज ए है, बी है, ठीक है, पूरी लेंथ 20 है। ओके, यहाँ पे कोई पी है पॉइंट, और इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? अगर कुछ भी नहीं दिया तो किसी एक को x सपोज करेंगे, कोई दूसरे को 20 - x सपोज करेंगे, कंपलसरी। समझ रहे हो? दैट मीन्स इसमें भी ऐसा, अगर 30,000 है, हमें नहीं पता है कि कैसे बॉन्ड डिवाइड करना है, सिर्फ डिवाइड करना है ऐसा बोल दिया, तो एक वेरिएबल रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो हमने क्या किया, कोई भी एक को नाम x बोल दिया और दूसरे को 30,000 - x बोल दिया। सिंपल, ऐसे दो बॉन्ड को डिवाइड कर दिया। अब ऐसा है कि फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड 7%। तो ये फर्स्ट है वो 5%, दूसरा है वो 7%। ऐसा जरूरी नहीं कि x को 5% दे, इसको अगर पहले लिखा होता तो पहले में 5% आता, दूसरे में 7% आता, मतलब 30,000 - x में 5% आता और x में 7% आता, तो ये कोई इश्यू नहीं है बड़ा, ठीक है। ओके, इतना इंटरेस्ट दे रहे वो लोग। तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमें मैट्रिक्स का यूज करके ऐसा फाइंड करना है कि 30,000 को आप कैसे डिवाइड करोगे। लेकिन उसमें कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है? कि आप उनको ऐसे डिवाइड करो जिनसे इनका आंसर ए, मतलब फर्स्ट केस 1800 आए, उन दोनों का इंटरेस्ट मिला के 1800 हो, और दूसरा 2000। ठीक है, सबसे पहली बात समझ लो कि हमारे पास 30,000 रुपीज है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये बात इजी है कि एक को x ले लो, दूसरे को 30,000 - x ले लो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब आप दो पोर्शन में डिवाइड करो तो फर्स्ट पोर्शन का इंटरेस्ट है 5%, दूसरे का है 7%, ठीक है। और आप दोनों को वो 30,000 को ऐसे डिवाइड करना है कि जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 80,000 आना चाहिए, ठीक है। ये खत्म हो गई बात। अब दूसरी बात फिर से ऐसे डिवाइड करो कि उनका इंटरेस्ट 2000 है, ठीक है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप एक ही सम लेके चलो पहले, ठीक है। ये सम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, फिर दूसरा केस करेंगे। ओके, अब हमें बाय यूजिंग मैट्रिक्स करना है। ये देखो, ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ये एक ही बार समझने की है। वैसे क्वेश्चन में आंसर कुछ हार्ड वर्ड ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार समझने की है, मतलब उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो सुन लो एक बार, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है, ठीक है, तभी आपको पता चल जाता है कि कुछ कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या आएगी कि फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का रो सेम आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटी है। क्या? एक तो ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो, दूसरा इंटरेस्ट। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि इंटरेस्ट हमें पहले से पता है कि 1800 मिल रहा है, दैट मीन्स 1800 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका मतलब ऐसा हुआ
कि ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स हुआ। ये देखो बात, ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ। समझो मेरी बात को, हमारे पास दो क्वांटिटी, एक रुपीज जिसको हमने डिवाइड किया, उसका इंटरेस्ट जिन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 1800 आना चाहिए, वो लोग ऐसा बोलते हैं। अब अगर दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो वो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन 1800 आएगा, मतलब वो तो 1 क्रॉस 1 है, इतना पता चला। अगर ये 1 क्रॉस 1 है तो मैंने आपको बोला था कि ये m क्रॉस n है, ये n क्रॉस p है, ये दोनों सेम हो गए और आंसर m क्रॉस p आएगा, अगर आप समझ रहे हो तो, ठीक है। अगर ये m क्रॉस p आ रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट का ये 1 हुआ और दूसरे का कॉलम 1 हुआ, समझ रहे हो। फर्स्ट की रो सेम है, अगर फर्स्ट की रो सेम है तो एक ही रो आएगी, रो मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, वंस मोर, कि हमें 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स लाना है तो फर्स्ट की रो कंपलसरी 1 होनी चाहिए और सेकंड का कॉलम 1 होना चाहिए, तो फर्स्ट की रो 1 है, ठीक है। ओके, अब सेकंड का कॉलम 1 होना चाहिए, दैट मींस, और ये जाने देते हैं, सेकंड का कॉलम 1 आना चाहिए, मतलब ये ऐसा कुछ कॉलम 1 आना चाहिए, ये पीछे वाला, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो 1 और 1 के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा वो सेम होना चाहिए। देखो कितना दिमाग लगा के हमने ये ढूंढा है, ठीक है, ये प्योर कंसेप्ट है, ये एक ही बार समझने की बात है, उसके बाद तो आपको आ जाएगा। सबसे पहले 1 क्रॉस 1 लाना है तो फर्स्ट की रो एंड सेकंड की कॉलम 1 1 होने चाहिए, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद उसके बाजू में जो लिखोगे वो सेम होगा। तो देखो बेटा, रुपीस में कितनी क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है। मैट्रिक्स में सॉरी, ये इंटरेस्ट में कितनी क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है, दैट मींस यहाँ पे कंपलसरी 2 2 आएगा, क्योंकि दो क्वांटिटी है तो, ठीक है। अब ये हमने ऑर्डर डिसाइड कर लिया मैट्रिक्स का, तो बेटा आपकी मर्जी है, आप ये फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट लिखो या सेकंड वाले में रुपीस लिखो, या फर्स्ट वाले में रुपीस लिखो, सेकंड वाले में इंटरेस्ट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर जो है वही का वही आएगा, टेंशन फ्री। तो हम फर्स्ट में रुपीस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखेंगे, x एंड 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। यह हमने रुपीस लिख लिया फर्स्ट में, तो देखो फर्स्ट रो 2 कॉलम हो गई, अब दूसरे में 5% एंड 7%, देखो 2 रो एंड 1 कॉलम हो गई, पता चला। आप उसको उल्टा भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में 5% 7% और वर्टिकल में x 30,000 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। बस अब ये खत्म हो गया, ये जो डिस्कस बहुत ज्यादा करनी थी वो हमने कर दी, अब खत्म है। मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से आता है, तो फर्स्ट रो का हमें 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स लाना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स में आएगा 1 क्रॉस 1 है, विच इज उसका आंसर 18,000 ऑलरेडी हमें पता है, तो सिर्फ कंपेयर ही करना है। चलो कंपेयर कर लेते हैं, तो ये 5% को मैं 5/100 बोल सकता हूँ, 7% को 7/100 बोल सकता हूँ, 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5x प्लस 7 इंटू 3 21 211000 माइनस 7x इज इक्वल टू, ये 100 का एलसीएम लेंगे उस तरफ जाएगा, तो 1800 इंटू 100 मतलब ऐसा कुछ होगा। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 5x माइनस 7x 2x, उधर देखो ये माइनस 2x उधर ले जा रहा हो तो प्लस 2x, ये 21 मतलब 2,10,000 है और ये 1,80,000 है, उसको इस तरफ लाया तो 210000 माइनस 180000, then answer is 30,000, so x is equal to 15,000, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन और कंपेयर करने में आपको कोई इश्यू नहीं, बस इश्यू ये था कि ये कैसे सोचा आपने, तो वो हमने पता लगा दिया। अब आंसर 1800 लाने के लिए हमको बॉन्ड को किस तरह डिवाइड करना पड़ेगा, x एंड 30,000 माइनस एक्स, वेर x की वैल्यू क्या है 1500 और दूसरे की 30,000 माइनस
सॉरी 30,000 माइनस 15,000, 15,000, ठीक है। तो अगर हमें 18,000, अगर फर्स्ट का 5% दूसरे का 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं वो लोग, और हमें 1800 इंटरेस्ट लाना है, तो कंपल्सरी उसको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, उसका मतलब ऐसा हो, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं दूसरे की। क्या है दूसरा? दूसरा ऐसा बोला है कि सेम सेम प्रोसीजर है, लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना लाना है बेटा? 2000 लाना है। यहाँ पे इंटरेस्ट हमें लाना है, सॉरी, इंटरेस्ट लाना है 2000, ठीक है। ओके, तो ये मैं रफ कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट करेंगे। चलो, हमें इंटरेस्ट 2000 लाना है, दैट मींस वंस मोर 1 क्रॉस 1 लाना है, तो फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम 1 होगी। अब दो क्वांटिटी है, दैट मींस ये दो दो होगी। अब आपकी मर्जी, जो आपको करना है। ये फर्स्ट में मनी लो, इसमें इंटरेस्ट लो, कोई इश्यू नहीं है। चलो, उस वाले में हमने उल्टा किया, तो इसमें उल्टा करते हैं। यहाँ पे 5% और 7% ले लेता हूँ, और यहाँ पे x और 30,000 माइनस x ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चले कि दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, कम प्रोडक्ट करो, 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ x। अब ऐसे कैसे डिवाइड करोगे कि आंसर हमें 2000 मिलेगा, वो हमें सिर्फ फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 100x प्लस 7 डिवाइड बाय 100, 30,000 minus x is equal to 2000. Okay, let's go for it. 5x plus 210000 minus 7x, 100 का एलसीएम ले लिया, यहाँ पे जाएगा 200 and 00, ठीक है, ऐसा हुआ। अब 2x is equal to 10,000, so that x is equal to 5,000। अब इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 5,000 आई, मतलब आंसर कैसे लिखना है कि हम ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे? तो आपको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा कि 5,000 का 5% और 30,000 में से 5,000 गए तो 25,000। आप अगर ऐसे डिवाइड करोगे तो आपका इंटरेस्ट 2,000 आएगा, ठीक है। और अगर पहले वाले करना है तो 50,000 करोगे तो 1,800 आएगा। तो बस ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये समझने वाला क्वेश्चन है, तो ये एक ही बार समझाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें उतनी जरूरत नहीं है, ये फटाफट हो जाएगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ये बेटा बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है हमें। क्या बोला है? द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book and 10 dozen economics book. Their selling price are rupees 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from the selling all the books using matrix algebra. क्या बोला हुआ है कि कोई पर्टिकुलर स्कूल, जैसे अपनी स्कूल है, वो स्कूल 10 डजन केमिस्ट्री की बुक बाय कर रहा है, 8 डजन फिजिक्स की और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक बाय कर रहा है, ठीक है। अब उसकी रिस्पेक्टिवली प्राइस क्या है? their selling price are rupees 80, 60 and 40 each respectively, ठीक है। मतलब ये किसकी है? each respectively, that means बुक की ये प्राइस है बेटा, डजन की नहीं है, बुक की प्राइस, ठीक है। एंड फाइंड द टोटल अमाउंट। अब देखो, मैं आपको एक पहले तो लिख देते हैं, चलो। क्या कि केमिस्ट्री की कितनी है? 10 डजन। अगर 10 डजन है तो टोटल बुक्स कितनी हुई बेटा? 10 into 12, 120। ओके, फिजिक्स की 8 डजन है, 8 डजन है तो कितनी हुई? 96। एंड इकोनॉमिक्स की ऑल्सो 10 डजन, तो 1 का 10 into 12 कितनी हुई? 120। ओके, नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो गई? चलो, इच की प्राइस भी लिख देते हैं। इसकी प्राइस इच की कितनी है बेटा? 80। सिंबल जैसा हो, मेरा सिंबल है, आप अपना सिंबल बना लेना। ये 40 हो गई, ठीक है। अब मैं आपको बात बोलता हूँ, देखो वो फाइनल लाइन लिखी है ना लास्ट वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लाइन लिखी है? फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप
will receive from the selling all the books. उसका मतलब अगर आप खरीदने गए, आप समझ लो कि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की बुक खरीदने गए, तो केमिस्ट्री बुक के थे 80, ठीक है, फिजिक्स के थे 100 और मैथ्स के थे 120, ऐसा समझ लेते हैं। तो तीनों का सम करो 300 होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, 300 दोगे उनको कि ऐसा करोगे, ये लो 80 केमिस्ट्री के, ये लो 120 मैथ्स के और ये लो 100 फिजिक्स के, ऐसा करोगे? नहीं, क्या करोगे, डायरेक्ट 3300 दे दोगे। उन्होंने ऐसा ही बोला है, फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, ठीक है। दैट मीन्स ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, उसका भी रीजन है बेटा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि हम आंसर एक ही अमाउंट में लाएंगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, उसमें 300 हो रहा है, तो हम डायरेक्ट 300 ही देंगे। 300 देंगे, दैट मीन्स एक ही अमाउंट देंगे ना, एक ही अमाउंट देंगे, दैट मीन्स वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बनेगा। होप यू अंडरस्टैंड। अगर वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बनेगा, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हॉरिजॉन्टल में रो 1 होगी एंड कॉलम 1 होगी, तभी ये 1 क्रॉस 1 बनेगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आएगी वो सेम होनी चाहिए। अब हमारे पास बुक्स कितनी है, बुक्स में कितनी क्वांटिटी है, 3, ये 3 है ना, और रुपीस में कितनी क्वांटिटी है, 3, खत्म हो गई बात। और जैसे मैंने आपको पहले बोला हुआ है, बुक्स हॉरिजॉन्टल लिखो, रुपीस वर्टिकल लिखो, कोई इश्यू नहीं है। रुपीस हॉरिजॉन्टल लिखो, बुक्स वर्टिकल लिखो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बहुत फ्लेक्सिबल है मैथ्स, वैसे बहुत फ्लेक्सिबल है, अगर आप समझ के लिखो तो कुछ नहीं है मैथ्स में। चलो इसका आंसर जो है फाइंड करना है, तो चलो इसका प्रोडक्ट करो बेटा फास्ट। क्या करेंगे, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 एंड 40, तो ये एक मैट्रिक्स आ गया। ये ऐसे मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वही। चलो 12 8 है 9 6 0 0, ठीक है, प्लस 666 एंड 3 4 7 plus 4800. Finally, answer is 60. Okay, 15, 1 and 2, 11, 16. So finally, कितने रुपीज हुए, 20,160. ठीक है, तो सिंपली क्या किया हमने, जो मैट्रिक्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स बोला हुआ है और वही क्वेश्चन है, तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको मैट्रिक्स बोला हुआ है वैसे आपको करते जाना है। क्वांटिटी देख लेनी है कि आंसर क्या आएगा, जैसे आंसर आएगा उस हिसाब से आप लोग मैट्रिक्स को बनाओगे, उसका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये कैसे सब कुछ सोचते हो, ठीक है। ओके, चलो 2 क्वेश्चन है और ले लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 एमसीक्यू है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सही में। चलो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ आपको जो दिया है। आपको कुछ ऐसा दिया है कि x है, x उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n, y उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस k, z उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस p। आपके पास बुक हो तो देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फिर w का ऑर्डर है 1 2 3 4 n क्रॉस 3 एंड p का ऑर्डर है p क्रॉस k, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है कि मैं कंडीशन वगैरह जो भी कुछ अभी तक मैंने आपको बोला है कि इसके बेटा क्या कंडीशन होगी, इसकी क्या कंडीशन होगी, ये कब पॉसिबल है, वो सब कुछ अब काम में आएगा। लेट्स सी कैसे। नंबर 21 क्या बोला हुआ है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, ऑन एन के एंड पी, so that p y plus w y
विल बी डिफाइंड। ये डिफाइन होने के लिए एन, के और पी कैसे होने चाहिए फॉर एन, मतलब ऑप्शन लिख देता हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत इजी शायद अभी लगेगा या नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। आर्बिटरी पी इज इक्वल टू, सी ऑप्शन है, पी इज आर्बिटरी, के इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर डी, के इज इक्वल टू 2 एंड पी इज इक्वल टू 3, ऐसा कुछ दिया है। ओके लेट्स गो फॉर इट, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद दूसरा। चलो तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन हो रहा है, तो सबसे पहले बेटा पी वाई की बात करते हैं। क्या है पी वाई? तो पी का ऑर्डर है, ऊपर से लिखो कितना ऑर्डर है, पी क्रॉस के। चलो वाई का ऑर्डर लिखो, वाई का है 3 क्रॉस के, प्लस डब्ल्यू का लिखो n क्रॉस 3, वाई का लिखो 3 क्रॉस के, ठीक है। ओके अब जैसा कि हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब ये दोनों सेम हो, राइट, ये दोनों सेम हो। ओके अगर ये दोनों सेम है, के और 3 सेम है, दैट मींस हमें ये पता चल गया कि के की वैल्यू 3 है, ये पहली बात हमें समझ में आई, ठीक है। ओके उसके बाद ये जो पी वाई का आंसर आएगा वो क्या आएगा, पी क्रॉस के आएगा। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को? पता चला हमने पी वाई से क्या पता चला कि के इज इक्वल टू 3 और पी के आंसर आएगा, प्लस डब्ल्यू वाई कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों सेम है, हाँ ये तो दोनों सेम ही है, और आंसर क्या आएगा एन क्रॉस के, ये पता चल गया। और दूसरी बात, ये तो खत्म हो गया। अब आप ध्यान से देखो, दोनों का समेशन होना है। अब दोनों का समेशन मैंने ऐसे बोला था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है, जब दोनों के ऑर्डर सेम है। दोनों के ऑर्डर सेम है दैट मींस पी क्रॉस के और एन क्रॉस के सेम होने चाहिए, तो के तो सेम है, दैट मींस पी इज इक्वल टू एन भी होना चाहिए। मतलब दूसरी बात क्या हमें पता चली कि कंपलसरी पी इज इक्वल टू एन होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? लेट्स गो फॉर इट, ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं आपको, k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू n। ये दिखने में बेटा बहुत इजी है, लेकिन ये कंडीशन याद होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन याद है तो ऐसे आपको हार्ड लगते हैं वैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजी, तो ये ध्यान में रखना है। नंबर 22, if n is equal to p, then order of matrix 7x minus 5z is, and option are p cross 2, 2 cross n, n cross 3 and d p cross n। ओके तो हमारा जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट बेटा, अगर x और z, पहले तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि 7x, x का क्या है बेटा 2 क्रॉस n है, माइनस 5z, z का क्या है बेटा 2 क्रॉस p है, ठीक है। तो मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे और कुछ नहीं पता, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आएगा पहले तो इन दोनों का माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट मींस ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम होने चाहिए तो n इज इक्वल टू p है कंपलसरी, 2 2 तो है, n इज इक्वल टू p है, ठीक है। अब n इज इक्वल टू p है तो n की जगह पे p भी पुट कर सकते हो, p की जगह पे n भी पुट कर सकते हो, ऑब्वियसली। तो n और p में कंफ्यूजन है ना, लेकिन 2 में तो कंफ्यूजन नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका आंसर p में जो रो है, रो तो 2 ही आएगा, रो तो 2 ही आएगा। ओके अब मैं n की जगह पे p लिखूं या p की जगह पे n लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा? अगर ये दोनों समझो ये दोनों सेम है, ठीक है, तो 2 क्रॉस n आंसर लिखूं या 2 क्रॉस p आंसर लिखूं, p और n तो सेम ही है, वो समझ लो कि कोई डिजिट है, कोई डिजिट है, समझ लो कि 10, तो 2 क्रॉस 10 2 क्रॉस 10 ही हुआ। लेकिन मैंने क्यों ऐसे किया, क्योंकि ऑप्शन देखो बेटा, p क्रॉस, सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लो कि इसका जो आंसर आएगा उसमें रो क्या है 2, तो रो क्या है 2, रो वाला एक ही आंसर है। बहुत बहुत डिफिकल्ट इन्होंने दे दी, ऐसे तो 2 3 होते तो हम बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते थे, ठीक है। रो 2 है, उसके बाद बचे यहाँ पे 2 क्रॉस p होगा तो भी सही आंसर होगा, 2 क्रॉस n होगा तो भी सही आंसर।
ठीक है, अगर दोनों दिए तो लास्ट में एक ऑप्शन होगा ए एंड बी बोथ। तो ये बात समझने की थी, जहाँ पे हमारा 3.2 खत्म होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 90। वो आई थिंक थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो प्लीज अगर आपके पास बुक या पीडीएफ है तो प्लीज गो थ्रू इट। इन ए legislative assembly election, a political group hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्शन होता है तो सब लोग उनके कैंडिडेट की प्रमोशन करता है, तो उनके वेज है, क्या क्या वेज है, वो टेलीफोन करेंगे, फिर वो हाउस कॉल करेंगे और लेटर भेजेंगे। ठीक है, तो द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट इज गिवन इन ए मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए में कुछ मैं डिटेल्स भेजी कि 40, 100 और 50 किसकी किसकी है, ये है टेलीफोन की, ठीक है, ये है हाउस कॉल की, ये है लेटर की, ठीक है, और ये सारे क्या है, कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट, मतलब पर कॉन्टेक्ट इतने खर्च हो गए, मतलब अगर इन पैसे है, ठीक है, ये रुपीज नहीं है, पैसा में है, अगर एक कॉन्टेक्ट को आप टेलीफोन करोगे तो 40 रुपीज लगे, 40 पैसे लगेंगे, हाउस कॉल करेंगे तो 100 पैसे लगेंगे, लेटर भेजोगे तो 50 पैसे लगेंगे, ये हमको दे दिया। उसके बाद हमें ऐसा पूछा है द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ मेड इन 2 सिटीज। देखो 2 सिटी है, पहले समझ लो, एक इलेक्शन है, इलेक्शन में अगर आप कुछ भी प्रमोशन कर रहे हो तो ये है उसकी प्राइस, कि अगर टेलीफोन करना है तो ये, हाउस कॉल करना है तो ये, लेटर करना है तो ये, खत्म हो गया बात। अब दूसरे में हमें डी मैट्रिक्स दिया, उसमें क्या बोला है, द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई गिवन बाय दिस। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा दिया है, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे टेलीफोन, ये मैट्रिक्स में नहीं है, ये बाहर है उसके, लेटर, ठीक है, ये मैट्रिक्स के बाहर है, क्या क्या दिया, 1000, 3000, 500, 1000, 5000, 2000, ये हो गई x की बात, ये हो गई y की बात। समझ लो, पहले तो ये बात समझनी है कि अगर पर कॉन्टेक्ट टेलीफोन करोगे तो 40 पैसे लगेंगे, हाउस कॉल करोगे तो 100 पैसे लगेंगे, लेटर करोगे तो 50 पैसे लगेंगे, ये समझने का है, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। उसके बाद सिटी एक्स, ये सिटी है बेटा, एक्स सिटी और वाई सिटी। एक्स सिटी में टेलीफोन करने वाले 1000 कस्टमर है, मतलब 1000 पीपल है, आप ऐसा समझ सकते हो। वाई में कितने हैं, 3000 टेलीफोन वाले, हाउस कॉल वाले 500 है और यहाँ पे 1000 है, लेटर वाले 5000 है और यहाँ पे 10,000। इतनी बात समझिए। और फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज एक्स एंड वाई। दैट मींस हमें 2 सिटी में कितने रुपीस हो गए वो आपको बताने हैं, ठीक है, कितने रुपीस हो गए वो आपको बताना है। ध्यान से पहले तो सुनो, हमें पैसे दिए, रुपीस बताना है, वो तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 100 करके बता देंगे, लेकिन हमें ईच सिटी में क्या हो रहा है वो बताना है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द 2 सिटीज एक्स एंड वाई, मतलब 2 सिटीज में अलग अलग कितने स्पेंड हो रहे हैं वो आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको पहले से बोला हुआ है कि ये बात है समझने की, कि आपको ये चाहिए कि ये एक्स सिटी में कितना स्पेंड हुआ, वाई सिटी में कितना स्पेंड हुआ, इतनी बात क्लियर है। दैट मींस ये क्या है, 2 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट है उसमें कंपलसरी 2 रो होनी चाहिए, ठीक है, और जो सेकंड है उसमें एक कॉलम होना चाहिए, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो सेम होगा, वो तो आपको पता है, फिर से पता चला हमें ऐसा कुछ मैट्रिक्स लाना है, तो फर्स्ट की 2 रो होनी चाहिए, सेकंड की 1 कॉलम होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स ए एंड बी दिया है, उसमें पता लगाओ तो कौन कैसा है, तो ये हमें पता चल गया, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो बस अब उसमें कुछ कंफ्यूजन होने की बात नहीं, ये तो सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 3x1, ये हो गया 2x3, 1000, 3000, 500, 1000, 5000 एंड 10,000, बस अब मल्टीप्लाई करो,
पूछ रहा हूँ। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 प्लस 50,000 प्लस 2,50,000 1,20,000 प्लस 1 lakh प्लस 50 5 lakh। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा 3,400 3,40,000। ठीक है, और यहाँ पे आंसर में क्या आएगा 7,40,000। तो ये आपका आंसर, लेकिन हमें पैसे में लाना है तो क्या होगा 3,400 एंड 7,200। तो x में क्या है 3,400 और y में क्या है 7,200। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।